हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 में नॉन मेटल और मेटल वाले चैप्टर में। आज ये चौथा लेक्चर होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि मेटल क्या है, मेटल की फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है ऑक्सीजन से, वाटर से और एसिड से। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अब नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। अब देखिए नॉन मेटल होते क्या हैं। जो पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइट्स तीनों प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। उसमें से कुछ जो कॉमन नॉन मेटल एलिमेंट हैं, वह नॉन मेटल एलिमेंट कौन कौन हैं, तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। नॉन मेटल एलिमेंट्स कौन से जो कॉमन हैं, कौन से एलिमेंट हैं कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट में आ जाता हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कुछ कॉमन नॉन मेटल हैं। अब हम लोग देखेंगे जो नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के गुण, अधातुओं के गुण। अब हम लोग देखेंगे अधातुओं के गुणों के बारे में। तो जो देखिए अधातु होते हैं, तो पहला नंबर कि जो अधातु हैं यह तीनों फिजिकल स्टेट, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाए जाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, यह है ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड एवं गैस तीनों प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। जो नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में पाए जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको हिंदी में कह सकते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, ये कम होते हैं मेटल की तुलना में। तो यह कम यानी लो होते हैं धातुओं की तुलना में। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक की तुलना में। तो जो नॉन मेटल हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। किसकी तुलना में, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक की तुलना में। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए नॉन मेटल का क्या है, यह प्रायः भंगुर होते हैं। इनको अगर हथौड़े से मारा जाए तो यह पाउडर में बदल जाएंगे। तो यह ब्रिटिल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटिल।
भंगुर था हथौड़े से मारने पर टूट जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, जो नॉन मेटल हैं ये प्रायः इलेक्ट्रिक और हीट के कम चालक या अचालक होते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है, यह ताप एवं विद्युत के कुचालक नॉन कंडक्टर होते हैं, किंतु ग्रेफाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप एलोट्रॉप्स होते हुए भी ताप एवं ऊष्मा का चालक होता है, क्योंकि इसकी संरचना हेक्सागोनल होती है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इसी कारण यह नर्म भी होता है। तो आप बच्चों देखे होंगे, जो पेंसिल की राड है वो पेंसिल की राड भी ग्रेफाइट की है, जिससे आसानी से पेपर पर हम लोग के अंदर लाइन बनती है, लिखा जाती है। और ये क्या है, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉपी है, कार्बन से मिल करके बना है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का होते हुए भी, जबकि सभी नॉन मेटल लगभग नॉन कंडक्टर हैं, जिससे ताप का प्रवाह नहीं होगा, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, किंतु ग्रेफाइट से वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। आप देखेंगे टॉर्च में जो सेल लगती है तो बीच में एक राड होती है काला सा, वो ग्रेफाइट की राड है। जो पेंसिल की लीड है वो ग्रेफाइट की है। उन दोनों ग्रेफाइट से ताप और उस ताप एवं विद्युत दोनों का चालक होते हैं, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संरचना बेंजीन जैसी हेक्सागोनल होने के कारण इसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिससे यह ताप और वैद्युत धारा का संचालन भी कर लेते हैं और यह नर्म भी होते हैं। इसे नोट कर लीजिए।
और देखिए जो नॉन मेटल होते हैं उसमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है और न ही इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो ये कुछ और भी नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। पहला क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। बच्चों ये हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों हम इसलिए बता दे रहे हैं, आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए ऑक्सीजन से ये क्रिया कैसे करता है। तो इसमें देखिए जो कार्बन है यह सॉलिड है, इसका मतलब सॉलिड। अगर इसको एयर में जलाया जाए तो ये जलकर एक ऑक्साइड बनाती है CO2, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी यह एसिडिक नेचर की है। किस नेचर की है? एसिडिक नेचर की है। ये कैसे मालूम हुआ एसिडिक नेचर का है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो एक एसिड बना लेगा। देखिए CO2 जब जल से क्रिया करेगा तो बना लेता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्ल बनाता है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक है, अम्लीय प्रकृति की है। दूसरा देखते हैं, सल्फर को जब वायु में जलाया जाता है एयर में, यह सल्फर है, तो यह बनाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी एसिडिक नेचर की होती है। इसकी भी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक, अम्लीय प्रकृति की होती है। एसिडिक नेचर माने अम्लीय प्रकृति। अब ये कैसी होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वायु में होता है तो यह वायु से रिएक्शन करके पहले यह कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड क्रिया कर लेता है वाटर से, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है कि SO3 प्लस H2O क्या बना लिया? H2SO4। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यह दोनों ऑक्साइड अम्लीय नेचर के हैं। तो जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिडिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। वह ऑक्साइड जल से क्रिया करके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनके जो अम्ल बनाएंगे विलयन में अगर हम नीले लिटमस पेपर को डिप करें तो वह रेड में चेंज हो जाएगा। अर्थात नीला लिटमस पेपर इसमें किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। यहाँ लिख देते हैं नोट में
एसिडिक सॉल्यूशन चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये चेंज कर देते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ नॉन मेटल कैसे ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड को प्रूव करने के लिए उसे वाटर से जब रिएक्शन कराया गया तो एसिड में चेंज हो गए। और ये कैसे पता चलेगा एसिड है, तो उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे और रेड में जाएंगे, इससे प्रूफ हो जाता है कि एसिडिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखेंगे जो नॉन मेटल हैं ये वाटर से क्या क्रिया करते हैं। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अधातुओं की जल से क्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो बच्चों अधातु जितने भी होते हैं ये जल से कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अर्थात अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं। जल से क्रिया नहीं करते हैं, अधातुओं का जल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे अधातुओं का डाइल्यूट एसिड से क्या क्रिया होता है। अधातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ जो अधातु होते हैं ये कौन सी अब क्रिया करते हैं। तो ये देखा जाए तो जितने भी नॉन मेटल हैं बच्चों यह डाइल्यूट एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल चलना है ग्रीन, एक मिनट। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, अर्थात जो नॉन मेटल हैं वो तनु अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं अधातु तनु अम्लों से कोई
अभिक्रिया नहीं करते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, कुछ अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। तो देखते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, अब जैसे नाइट्रोजन गैस एक अधातु है, अगर यह हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो यह अमोनिया गैस बना लेती हैं। कौन सी गैस बना लेती हैं? अमोनिया। अमोनिया गैस को टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं, या आंसू गैस। तो यह कौन सी गैस है? अमोनिया, कॉमनली नोन एज टीयर गैस या आंसू गैस। जब ये आँखों में पड़ती है तो आँखों में जलन होती है और आंसू गिरने लगते हैं। जब कहीं कोई घटना होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ आक्रामक हो जाती है, तो भीड़ को भगाने के लिए जो आंसू गैस के गोले छोड़ जाते हैं उसमें लिक्विड अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसको आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि द्वारा अमोनिया का जो निर्माण होता है, इस विधि का नाम है हैबर विधि। कौन सी विधि है यह? हैबर विधि। तो इसको हैबर विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है। नोट कर लीजिए, अभी इसके रिएक्शन और बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन से अपक्रिया करके ये क्या बना रहे हैं। तो हमने एक बताया कि जब ये नाइट्रोजन से अपक्रिया करती है तो अमोनिया बनाती है। अमोनिया को आँखों में जाने से जलन होती है, आंसू आते हैं, इसलिए इसे आंसू गैस या टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा रिएक्शन इसमें है, देखिए, हाइड्रोजन जब सल्फ़र से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है? सल्फ़र से। तो ये बना लेता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है और सड़े अंडे जैसी गंध होती है। इसकी गंध कैसी होती है? सड़े अंडे जैसी। अब आप अनुमान लगा सकते होंगे कि कितना दुर्गंध युक्त गैस है। तो ये हाइड्रोजन से क्रिया में ये दूसरा है। तो सल्फर जब क्रिया करता है तो क्या बना लेता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन से क्रिया। अगला जो प्रॉपर्टी पांचवा, अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन
ये क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो देखिए पहला है कि अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो यह सनलाइट की उपस्थिति में ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेते हैं। दूसरा देखिए, अगर ये फास्फोरस के साथ अपक्रिया करते हैं क्लोरीन, तो फास्फोरस देखिए ये P4 इसका लिखा जाता है अणुसूत्र फास्फोरस। कैसे लिखते हैं? P4। तो यह दो प्रकार का कंपाउंड बनाता है, एक ट्राई और एक पेंटा। तो जब ये बनाएगा देखिए तो बनाएगा 4PCl3। तो यहाँ क्लोरीन बायोटैमिक गैस है, टोटल कितने हो रहे हैं? 12। तो 12 करने के लिए यहाँ 6 कर देंगे। अब यह कंपाउंड बन गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड बन गया? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। इसी प्रकार अगर यही फास्फोरस क्लोरीन की अधिकता में, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ये Cl2 है, तो ये पेंटाक्लोराइड बनाएगा तो 4PCl5। तो 4 5 20, 20 क्लोरीन हो रहा है। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10, 10 दूना 20। ये बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस प्रकार अधातुओं की ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर मेटल और नॉन मेटल का यूज क्या है इसको हम बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे धातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग, यूजेज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं का उपयोग देखिए बहुत सारे उपयोग हैं। पहला है जो आयरन है, आयरन का सिंबल Fe, इसका उपयोग किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर अमोनिया बनाने में। आयरन का उपयोग उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो जो अभी हम पीछे बताएं हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, उसमें आयरन एक कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। जैसे N2 3H2 रिवर्सिबल, या आयरन एक कैटलिस्ट है। यह क्या है? कैटलिस्ट। और 2NH3। आयरन की उपस्थिति में अमोनिया का फॉर्मेशन तेज हो जाता है। अमोनिया का फॉर्मेशन तेज हो जाता है। तो यह पहला यूज हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो मरकरी है, मरकरी यह लिक्विड मेटल है। कौन सा मेटल है? लिक्विड। इसका उपयोग किया जाता है
थर्मामीटर यानी तापमापी के निर्माण में। तीसरा देखिए लेड। लेड का सिंबल पीबी होता है। इसका उपयोग किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में। लेड स्टोरेज बैटरी बनाने में। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, जो हम लोगों के घरों में प्रयोग होती है, इन्वर्टर वगैरह में, या जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसमें जो बैटरी यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें लेड धातु का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एल्युमिनियम फॉयल है, चौथा देखें एल्युमिनियम फॉयल, जो एल्युमिनियम धातु से बनी होती है, इसका सिंबल होता है एल। इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को पैक करने में, यानी पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फूड मटेरियल्स के पैकेजिंग में। इसके अतिरिक्त देखिए जैसे कॉपर हुआ, Cu, एल्युमिनियम Al का उपयोग वैद्युत तार यानी वायर बनाने में किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसके अलावा बहुत से धातुओं को आपस में मिलाकर एलॉय बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एलॉय, मिश्र धातु। मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे पीतल, कांसा, ड्यूरा लूमिन, मैग्नीशियम। ड्यूरालूमिन, मैग्नीशियम इत्यादि का उपयोग एरोप्लेन, जहाज वगैरह बनाने में किया जाता है। बहुत ही स्ट्रांग और हल्के होते हैं। तो ये सब एलॉय हैं, मिश्र धातु। तो यह मेटल के कुछ महत्वपूर्ण यूज हैं, उपयोग हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अधातुओं का उपयोग, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की यूज क्या क्या है? तो देखिए नॉन मेटल भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स की यूज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला यूज है जो कार्बन है, तो कार्बन का बना ग्रेफाइट है। यह ग्रेफाइट का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल, के रूप में, ये ग्रेफाइट का उपयोग है। जो कार्बन का अपर रूप है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो हाइड्रोजन है वो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी यानी वनस्पत घी में चेंज कर देता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। ऐसे वेजिटेबल ऑयल को अगर निकिल कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन कराया जाए, हाइड्रोजनीकरण, तो यह वेजिटेबल घी में बदल जाता है, जिसको हम लोग वनस्पति घी कहते हैं। वनस्पति घी या डालडा का नाम बहुत फेमस है, ये इससे बन जाता है। तो वनस्पति तेल को जो पौधों से प्राप्त होता है, सरसों का तेल, अरंडी का तेल, महुए का तेल, इसको वनस्पति तेल कहते हैं। सोयाबीन का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ये सब वनस्पति तेल हैं। तो वनस्पति तेल का अगर हाइड्रोजनेशन करा दिया जाए तो ये किस में बदल जाएंगे? वनस्पति घी में बदल जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो तीसरा यूज है अमोनिया के निर्माण में। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में। तो नॉन मेटल से ही अमोनिया बनती है, नाइट्रिक एसिड बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, हाइड्रोक्लोरिक बनती है, ये सब बनते हैं। तो ये नॉन मेटल के कुछ महत्वपूर्ण यूज हैं। अच्छा, एक यूज और बता दें हम इसमें, जो देखें जो लिक्विड हाइड्रोजन है, चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, लिक्विड हाइड्रोजन यानी H2 लिक्विड फॉर्म में, इसका उपयोग किया जाता है रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के ईंधन के रूप में। रॉकेट के ईंधन के रूप में यह यूज हो गया। तो अब हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिए, मेटल और नॉन मेटल के यूजेज को भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों इसे अपनी कॉपी में नोट्स कर लें और बढ़िया से नोट्स बना करके इसको पढ़िए। बहुत ही अच्छा आपको नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, कंपटीशन में। और अपने दोस्तों को भी बताइए इससे पढ़ें। और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।